ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों ने हम लोगों ने मिल करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को अभी कंप्लीट किया था, दैट इज़ द लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्दर हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम डील करने वाले हैं। इवन अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सॉल्यूशन में से क्वेश्चन पक्का आता है। एंड सेम टू सेम अगर हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक का, तो आज के टॉपिक में से अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा फिजिक्स भी देखने को मिलेगा, थोड़ा केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा, और साथ में अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन 100% पक्का आता है। इवन जब आईआईटी जो सब्जेक्टिव हुआ करता था, तब तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इवन आईआईटी हो, नीट हो, या फिर अगर हम बात करें जेई मेंस के लिए, या फिर अगर हम बात करें किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए, आपके जो आपका महाराष्ट्र जो सेट होता है उसके लिए अगर हम बात करें, तो इवन कोई भी कॉलेजेस के एग्ज़ाम हो, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ चैप्टर ऐसे जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें से एक एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। यानी एक क्वेश्चन तो फिक्स होता ही होता है। फर्दर हो सकता है कभी कभी अगर ज़्यादा मार्किंग का पेपर है तो हो सकता है दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है, एक क्वेश्चन हमेशा आता तो उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इवन हमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो फर्दर हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो सभी लोग अपने कॉपी निकाल लो और उसमें हेडिंग लिख लो ऊपर, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। इवन सॉल्यूशन की जब हमने बात की थी, सॉल्यूशन भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जिसके अंदर हमने कम्प्लीटली केमिकल जो हमारे पर्टिकुलर रिएक्शंस थी उसके सॉल्यूशंस के साथ में हमने उसके अंदर डील किया था। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम इसी तरीके का प्रोसेस फिनोमिना सेट करेंगे और उसको धीरे 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 बेसिक लेवल से लेकर के हायर लेवल तक लेकर जाएंगे। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो देखो, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऑब्वियस सी बात है, नंबर 1 पार्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड 1 पार्ट इज द केमिस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बारे में आपको पता है। ठीक है, फर्स्ट 1 इज द इलेक्ट्रो एंड सेकंड 1 इज द केमिस्ट्री। तो अगर हम इन दोनों का मीनिंग देखें, इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या है और जो हमारा केमिस्ट्री है उसका मीनिंग क्या है, तो सिंपली ऐसा समझो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो इसका मीनिंग आप जानते हो कि इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी इन दोनों को एक साथ बोलने का मीनिंग क्या है कि केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। यानी इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी बाय द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद क्या डेफिनेशन टाइप का बन जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन electrical current can be produced। ओके, तो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस को करवा करके उससे क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट बना सकते हैं।
अब देखो केमिकल रिएक्शन जो हमें पता ही है कि हमारे आसपास चलती रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे आसपास की कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो हमने बेसिकली हमारे डेली लाइफ में यूज भी होते हैं, जैसे कि ये वॉच है, आपने भी पहन रखी होगी, या जो हमारा क्लॉक होता है उसके अंदर भी देखते हैं तो इसके अंदर एक सेल डलता है। जैसे अगर हम वॉच की बात करें तो इसमें एक टैबलेट मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप का जो सेल डलता है वो आपके क्लॉक में डलता है। वही अगर हम वॉच के अंदर देखें तो उसमें एक आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटा सा एक टैबलेट जैसा सेल इसके अंदर डलता है, सर्कुलर टाइप का, डिस्क टाइप का। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है, तो दैट इज हैपन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसके अंदर क्या होता है, करंट डेवलप होता है। आपने शायद बचपन में जो एक जो रेडियो के जो बड़े वाले सेल आते हैं, उन सेल को आपने एवरीडे वगैरह के उन सेल को आपने कभी ब्रेक किया हो तो आप देखते हैं कि उसमें एक कार्बन का रोड होता है और बहुत सारा पाउडर टाइप उसके अंदर भरा रहता है। तो उसके अंदर करंट जो है वो कहाँ से जनरेट होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे इस चैप्टर के अंदर है कि इलेक्ट्रिसिटी को बाय द हेल्प ऑफ हम केमिकल रिएक्शन से हम प्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि कंडक्टर क्या होता है, यस और नॉट, इंसुलेटर कंडक्टर के बारे में आपको पता ही होगा फ्रदर। जैसे अगर हम बात करें कि सेल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तो फ्रदर हम उन्हीं की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे चैप्टर का जो सिनेरियो है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक मीनिंग क्या है, दैट इज द मीनिंग बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वी कैन डील विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल एज ए केमिकल एनर्जी। ओके, सो उसको भी हम लिख लेते हैं इनके साइंटिफिक मीनिंग में, लिख लीजिएगा, ए ब्रांच ऑफ ए फिजिकल केमिस्ट्री, ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री where we deal with electrical energy to chemical energy। ओके, तो ये एक बेसिक हमारा सिनेरियो है, बेसिक इस चैप्टर का डेफिनेशन है कि हमें इस चैप्टर के अंदर करना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप नोट करिए, फिर हम फर्दर हम आगे बढ़ते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी जो बेसिक लेवल है, यानी जो बेस हमारा है वो क्या होगा, ठीक है। ओके, देखो सभी थोड़ा थोड़ा अगर हम बात करें कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको पता ही है और कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग के लिए, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें जो है इसके अंदर जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़ना है क्या, सेल के बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। वहीं से हम फर्दर हम उसके अंदर जो भी हमारे जो कंपोनेंट्स आएंगे, जो भी हमारे पर्टिकुलर उसके अंदर चीज़ें यूज होगी, उनको हम धीरे धीरे डिफाइन करते रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको बोलेंगे ECC, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी
और हमारी जो केमिकल एनर्जी है, इन दोनों का क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बेसिकली बात करें तो कोई भी सेल हो वो हमारा पर्टिकुलरली क्या हो सकता है कि उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। ठीक है, यानी एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, उनको आप जानते ही होंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर हम क्या डील करते हैं। देखो, हमने बात किया कि इसके अंदर हमको करंट जनरेट करना बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें केमिकल एनर्जीज होती हैं। वही अगर हम बात करें करंट के लिए तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपको क्या लेना है कि दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी नई है। इलेक्ट्रोड्स को हालांकि आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पता है कि बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो आपको क्या करना है, अगर हमें बोले कि आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो आपको क्या चीज़ें चाहिए होगी, आपको एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा और आपको क्या चाहिए होगा, दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होंगे। तो ये बेसिकली आपका क्या एक कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो अगर आपसे बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि इट कंसिस्ट टू इलेक्ट्रोड्स। ओके, इट कंसिस्ट टू इलेक्ट्रोड एंड एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो दो चीजें इसके अंदर होती है, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, फर्दर अगर हम बात करें कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, डिप्ट रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये हमारा सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को फर्दर हम आगे डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, यानी सारी चीजें जो है वो अब हमारे इस पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें, देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है मैंने आपको सिंपली वे में बताया क्या कि इसके अंदर हमें दो इलेक्ट्रोड चाहिए और एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर हम इसको डुबा के रख सकें। तो फर्दर अगर हम बात करें कि भाई ये जो सीन है जो हम एक बीकर के अंदर ले रहे हैं, हम इनको दो अलग अलग बीकर्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से भी हम इसको पर्टिकुलरली बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे बेसिक चीज ये आती है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट का भी एक अपना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, यानी आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों चीज़ों के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ हमें अगर इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करना है तो उसके लिए जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए। ओके, यानी उसके अंदर आयंस बनना चाहिए। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, करंट को प्रोड्यूस करने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, करंट को प्रोड्यूस करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। वही अगर हम केमिस्ट्री में आ जाते हैं तो केमिस्ट्री में यही चीज़ क्या होती है, यानी करंट को प्रोड्यूस करना बाय द हेल्प ऑफ आयंस हो जाता है। ओके, तो सॉल्यूशंस की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होती है, जनरेट होती है। तो वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड्स जो है उनको हम दो अलग अलग बीकर्स में भी ले करके इसके अंदर ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का हमारे पास एक स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे आपने सुना होगा क्या कि जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये मेरे पास एक जिंक का रॉड है। ठीक है, इसको मैंने इस पर्टिकुलर हमारे जो बीकर है इसके अंदर डाल के रखा है। ठीक है, और ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब होगा क्या, थोड़े टाइम बाद में अगर आप इसको देखोगे, ये जिंक का रोड है, तो थोड़े टाइम बाद में आप क्या देखोगे कि इस पर्टिकुलर जिंक की रोड के ऊपर क्या आ जाएगा, रेड कलर का कॉपर जो है यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो रेड कॉपर इसके नीचे यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख पाओगे क्लियरली कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल क्या किया, एक जिंक का रॉड जो था वो इसके अंदर डुबा के रख दिया।
तो हम देखें कि इसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से जिंक के ऊपर धीरे धीरे कॉपर जमा होने लग गया, और इस पर्टिकुलर का टेम्परेचर अगर हम T1 मानते हैं, T1 पे हमने ये प्रोसेस किया, जब हम ये प्रोसेस देखते हैं तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है सॉल्यूशंस का। तो हमने ये देखा कि भाई ये हीट जो रिलीज हो रही है, अगर हम इस पर्टिकुलर हीट को अगर यूज कर लें तो ऑब्वियस सी बात है हम इससे काम कर सकते हैं, कुछ अलग चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी हीट का यूज करके हम यहाँ पर करंट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम देखने वाले हैं पूरे टॉपिक के अंदर। तो फर्दर हम चलते हैं कहाँ, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बस वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया, खत्म। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो ये बेसिक आउटलाइन मैंने आपको दी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए अगर हम बात करें तो सीधा सीधा लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो आप लोगों को इस पूरे टॉपिक के अंदर बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा फील करने का कोशिश करो, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो हमारे आसपास जो भी हम लोग चीज़ें देखते हैं उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो, केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, केमिस्ट्री जो है वो बाहर नहीं होता, यानी आपको बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको उसके अंदर झांकना पड़ेगा। समझ रहे हो, अंदर झांकने का मतलब क्या है, यानी उसकी पर्टिकुलर फॉर्मेशन जो बना है, ये बनने के पहले का सीन क्या होगा, कैसे वो पर्टिकुलर चीज बनी होगी, बस यही चीज हमारी केमिस्ट्री है। अगर आप इन चीज में इंटरेस्ट लेते हो तो आप ऐसा मान के चलो कि आप केमिस्ट्री में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो और आप अपने आप में एडवांस हो सकते हो केमिस्ट्री के अंदर, ये गारंटी बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करें हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड कंडक्टर, ओके, dipped in an electrolyte solution और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ये आयोनिक कंडक्टर होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीजें आई हैं, एक कंडक्टर के बारे में और एक आयनिक कंडक्टर के बारे में, यानी इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास आया, इलेक्ट्रोड्स आया। देखो दोनों ही चीजों की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स के हम बारे में हम जानते हैं कि कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ये सिंपल चीजें हमें पता है, उनके लिए ओम्स का लॉ लागू होता है, ये सब चीजें, ओके। वही अगर हम बात करें नॉन कंडक्टर्स के लिए, तो नॉन कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मैंने अभी एक चीज बताई कि हम करंट को 2 तरीके से जनरेट कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द आयोनिक कंडक्टर एंड बाय द हेल्प ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमारे पास केवल एक ही मेथड नहीं है, हमारे पास 2 मेथड है, एक तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है और दूसरा चार्ज या मैं बोलूं आयंस का फ्लो करवाने से भी क्या हो सकती है, करंट जनरेट हो सकती है, ठीक है। चलो, तो एक चीज ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो पर्टिकुलरली 2 तरीके का होता है। वही अगर हम बात करें इसके परफेक्ट डेफिनेशन के लिए, तो इसमें एक चीज ध्यान में रखिए कि इसके अंदर क्या होता है, इन केमिकल रिएक्शन के दौरान, देखो इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल chemical energy converts into electrical energy as well as
ऐसा लिख लो, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये दोनों ही प्रोसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके। यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात अगर हम करें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास ये दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरे को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे पास सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा हमारे पास गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो इन दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमारे चैप्टर में जो है वो गैल्वेनिक सेल है, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। तो बेसिकली हमने बात किया कि एक सेल यानी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमें सिंपली क्या लेना है, हमें एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर हमें एक इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर भर देना है, और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम लोगों को इसके अंदर दो लगा देने क्या, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन करके तैयार हो गया है सिंपली, ओके। और अगर हम इसको प्लेटिनम के ये इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं बेसिकली, ठीक है, अगर हम इनको इस तरीके से कोई वायर से इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं, तो अब होगा क्या, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ओके। तो होगा क्या, इसके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन हम लेते हैं जिसके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, लेकिन अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी की मदद से अगर उसी पर्टिकुलर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को अगर हम स्पॉन्टेनियस बना दें, तो वो प्रोसेस या वो सेल जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। तो इसका भी हम लिख लेते हैं क्या, कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, electrolytic cell. In electrolytic cell, a non-spontaneous redox reaction takes place, okay, but it makes spontaneous by help of external source of बैटरी। यानी अगर हम इसके बाहर बैटरी लगा करके अगर इस पर्टिकुलर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को क्या करवा दें, स्पॉन्टेनियस करवा दें, तो क्या बन जाएगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। अब देखो अगर हमने बैटरी लगाई है तो हम इसको एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें कि बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मीनिंग क्या है, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा इसका मीनिंग क्या है कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके क्या किया है, केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। सो अगर हम एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें बेसिकली, तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी,
तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बेसिक डेफिनेशन होता है कि इट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स होती है जिसको हम स्पॉन्टेनियस बना लेते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से। ये हमारा कोई बैटरी V वोल्ट का अगर हम लगाते हैं यहाँ पर, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके अंदर आपको एक चीज़ मिल रही होगी कि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पॉजिटिव इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द पॉजिटिव टर्मिनल इज द एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज द कैथोड। इसको नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड वन हमारा ये है कि गैल्वेनिक सेल जो है वो क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल के लिए ऐसा समझो कि इसके अंदर क्या होता है कि एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स होता रहता है, यानी हमें कुछ नहीं करना, हमें बस पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है और उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगा देना है। ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या होने लग जाएगा, रिएक्शंस होने लग जाएगी और उस रिएक्शंस के दौरान उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ऐसे पर्टिकुलर सेल को हम बोलेंगे क्या, गैल्वेनिक सेल। यानी इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने बेसिकली क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इसके अंदर क्या किया, स्टार्टिंग में एक कॉपर का सॉल्यूशन लिया और इस पर्टिकुलर कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर हमने जिंक का एक रॉड डुबा दिया। तो हमने इसके अंदर क्या देखा, ये CuSO4 का सॉल्यूशन है। हमने क्या देखा कि इसके अंदर सॉल्यूशन में एक्वस आयन जो रहेंगे कॉपर के और सल्फेट के आयन्स रहेंगे एक्वस में, ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। अब हमने थोड़ी देर बाद में ये ऑब्जर्व किया कि इस पर्टिकुलर जो हमने प्रोसेस करवाया है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है कि जो हमारा कॉपर है वो बेसिकली क्या होता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू विट्रॉल इसको बोलते हैं। तो कॉपर का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू होता है। तो हम ये देखते हैं इस पर्टिकुलर फिनोमिना के अंदर कि धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ब्लू कलर जो होता है वो फेड होने लग जाता है, या मैं बोलूँ उसका जो ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाती है। वही अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर जो रोड है उस रोड का वेट भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी ये थोड़ी देर बाद में हमको इस तरीके का दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये कुछ इस तरीके का मतलब पतला रोड बन गया, ठीक है, ये जिंक का, जिंक की कैसी रोड बन गई है, बिल्कुल पतली सी रोड बन गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मास भी चेंज हो गया। फर्दर अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कलर भी कैसा हो गया है, चेंज हो गया है, ब्लू कलर का होता है। धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी फेड हो रहा है। ऊपर से अगर हम बात करें तो जिंक का रोड जो है वो उसका जो पर्टिकुलर वेट है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो ऊपर से इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब साइंटिस्ट को जब इसने साइंटिस्ट लोगों ने इसका ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने देखा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जिंक का रोड कुछ इस तरीके से पतला हो गया है। तो हमने इस पर्टिकुलर फिनोमिना के अंदर कुछ नहीं किया, हमने बस केवल एक जिंक का रोड इसके अंदर डुबा दिया और हमने देखा कि कुछ इस तरीके के फिनोमिना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम इस प्रोसेस को उल्टा करवा देते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेकर के अगर हम कॉपर का रोड डिपॉजिट कर दें, इसके अंदर डाल दें, तो हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि भाई ऐसा होता है जैसा ऊपर हुआ है या नहीं हुआ। ये कॉपर का रोड है, तो हमारे पास जो है वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक थोड़ा सा आइडिया लगता है किस बारे में, यहाँ पर इसमें आइडिया लगता है कि इसके अंदर जो पर्टिकुलर आइंस हैं उन पर्टिकुलर आइंस की जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की टेंडेंसी जो है क्या है, अलग अलग है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा जो कॉपर +2 है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ले करके क्या हो रहा है, जिंक की साइड में जमा होता जा रहा है या बॉटम ऑफ द सरफेस इसमें जमा होता जा रहा है। वही अगर हम बात करें
कि अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक इसको कंटिन्यूसली दो इलेक्ट्रॉन दे करके वो जिंक +2 में चला जा रहा है, ठीक है। तो वही प्रोसेस अगर हम यहाँ पे करवाते हैं उल्टा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे करके जिंक को डिपॉजिट नहीं करवा रहा है। तो ये फिनोमेना जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा तब उन्होंने ये सब जो हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सब फिनोमेना को इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा कि इसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने कहाँ कर लिया, यूज कर लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर लिया, ठीक है। तो ये तो था गैल्वेनिक सेल का सिनारियो कि स्टार्टिंग में गैल्वेनिक सेल के बारे में लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को आइडिया किस तरीके से आया था। फर्दर अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो मैं यही बोल रहा था कि इसके अंदर प्रोसेस के अंदर हमने कुछ नहीं किया, एक केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन से ही टेम्परेचर का क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली चेंज हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि गैल्वेनिक सेल में एक्चुअली में क्या होता है, उसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होता है। तो इसके अंदर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स reaction, spontaneous redox reaction takes place, ओके। और साथ ही अगर हम इसमें बात करें तो इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सीधा सीधा अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उस रेडॉक्स रिएक्शन से वो पर्टिकुलरली क्या कर जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये तो स्टार्टिंग फिनोमिना था जिसके अंदर हमने देखा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, ये तो स्टार्टिंग थी। तो भाई इसके अंदर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के अंदर हमें पता चला कि इसका अगर हम टेम्परेचर T1 मानते हैं, ओके, और यहाँ पर अगर हम जिंक का मास ऑफ जिंक अगर हम देखें, मास ऑफ जिंक रॉड इज, मान लीजिए m है, ठीक है, M1 है, ओके। और अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका कलर ब्लू था, ठीक है, ये ब्लू कलर है। जब जैसे ही हमने यहाँ पर देखा तो इसका जो ब्लू कलर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वही अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर हमारा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। थर्ड वन अगर हम देखें तो मास ऑफ जिंक रोड जो है इज डिक्रीज, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस करवाते हैं तो हमें ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं दिखता है, ओके। तो यहाँ तो हमने देखा कि भाई साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अगर ये टेम्परेचर यहाँ से रिलीज हो रहा है तो अगर यार हम इस टेम्परेचर को यूज कर लें तो हो सकता है कि हम आगे की लाइफ में इसको एक अच्छे एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर सकें या फिर हम इससे कुछ नई चीज़ बना सकें, ओके, यस और नॉट। तो वही फिनोमेना जो है अभी हम गैल्वेनिक सेल के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ तो अब सिंपली गैल्वेनिक सेल का डेफिनेशन ही लिख लो, फर्दर हम कुछ और बातें करते हैं, फिर हम इसके डिटेल में डिस्क्रिप्शन में चलेंगे कि एक्चुअली में गैल्वेनिक सेल जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा नोट लिखने वाले हैं और उस नोट को लिखने का रीजन क्या है वो भी आप समझ लेंगे। अभी क्या है कि whatever we type of cell consists two electrodes, ठीक है। चाहे कोई भी तरीके का सेल हो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रोड्स जो है इट मे बी, जो इलेक्ट्रोड्स हैं इट मे बी आपके अटैकेबल हो सकते हैं
अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स और हो सकता है कि ये नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स हो। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अटैकेबल इलेक्ट्रोड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। देखो, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड को हम बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, यानी ये पर्टिकुलर उस सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करते। बस ये एक मीडियम होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो नॉन अटैकेबल के एग्जांपल हैं, जैसे आपने बचपन में सेल में देखा होगा कार्बन का रोड होता है, दैट इज द ग्रेफाइट। ओके, सेम टू सेम अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं या जो ऐसी मेटल जो रिएक्शन नहीं करती हैं, तो उनको हम एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड या एज ए नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड हम यूज में ले सकते हैं। वही अगर हम बात करें अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स का, तो जैसे अभी हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़ा था कि जो हमने इलेक्ट्रोड लिया था जिंक का, तो हमने उसके अंदर देखा कि वो जिंक धीरे धीरे डिपॉजिट खर्च हो रहा है, धीरे धीरे सोल्यूशन के अंदर एंटर हो रहा है। तो उसमें हमने थोड़ी देर बाद में अगर हम देखें तो जो जिंक का रोड है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या, जो हमने इलेक्ट्रोड लिया था, जिस वेट का हमने लिया था, उसका वेट क्या हो गया, लॉस हो गया, जिसकी वजह से उसका जो शेप है, या मैं बोलूं कि उसका वेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं क्या, अटैकेबल इलेक्ट्रोड, यानी दे आर पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो मेटल्स इलेक्ट्रोड होती हैं, जो इनर्ट मेटल नहीं होती, उनको छोड़ करके, ठीक है, तो लाइक आप ऐसा लिख सकते हैं कॉपर है, जिंक है, ठीक है, कैडमियम है, ये सब मर्करी इलेक्ट्रोड्स, ये सब आप एज ए जो है वो अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स में यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसमें भी गोल्ड भी ले सकते हैं, ओके, तो ये भी एक इनर्ट मेटल होती है। तो ये सब जो बताने का सिनेरियो ये है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हमें दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स दिए जाएंगे। हो सकता है आपको दे दिया जाए कि प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स के साथ में आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, ये आगे हम देखेंगे। तो वहाँ पर इसका पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, जो हम सॉल्व करने का जो तरीका है क्वेश्चन को, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। वही अगर हम बात करें इस तरीके के दे दिया जाए कि कॉपर जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो उस केस में आपको ऐसा एज एज्यूम करके चलना है कि भाई उसके अंदर क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर जो भी इलेक्ट्रोड लिया है वो इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, या फिर उसका जो वेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोनों ही केस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी जरूरी थी कि अटैकेबल इलेक्ट्रोड और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हमने देखा कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब दो इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है और एक इलेक्ट्रोड क्या ऐसा होता है, कैथोड होता है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं और आगे चलकर आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैथोड के ऊपर क्या होता है और एनोड के ऊपर क्या होता है, वो सब चीजें। ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड्स जो थे, उन इलेक्ट्रोड्स में हमने देखा कि अटैकेबल और नॉन अटैकेबल, और साथ में ही अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रोड्स दो तरीके के भी होते हैं, यानी एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। तो बेसिक चीज ध्यान में रखो, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल याद नहीं रखोगे कैसा कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो फिजिक्स में आप याद रखते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो है उसको हम एनोड बोल देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको कैथोड बोल देते हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। हम आपको सिंपली वे में क्या ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक एनोड है, ओके, और दूसरा हमारे पास एक कैथोड है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि एनोड के जो कौन एनोड होगा,
यानी यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन कैन टेक प्लेस। वही अगर हम बात करें कैथोड की, तो यहां पर रिडक्शन कैन टेक प्लेस। यहां पर रिडक्शन होगा और यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। यानी आप इनडायरेक्टली वे में क्या मानोगे कि ऑक्सीडेशन जहां हो रहा होगा वो मेरा एनोड है और रिडक्शन जहां मेरा हो रहा होगा वो मेरा कैथोड है। तो ये चीजें दोनों ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर हम वापस चलते हैं हमारे कहाँ पर, गैल्वेनिक सेल के ऊपर, जो कि हमारा इस पूरे टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी हमें पूरे टॉपिक के अंदर उसी को ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसके ऊपर चलते हैं। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फर्दर हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एक गैल्वेनिक सेल जो है उसका कंस्ट्रक्शन के लिए तो किस तरीके से इसको देखना है आपको, देखो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा डायग्राम जो है वो आपको पेज आप चाहो तो लैंडस्केप करके बना लीजिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप बड़ा बड़ा बनाएं ताकि सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर एक डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बात करते हैं। देखो, तो नया हेडिंग लिख लीजिएगा सभी लोग, गैल्वेनिक सेल। अभी हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल के बारे में, लेकिन वो हमने बिल्कुल उसका डेफिनेशन लिखा। गैल्वेनिक सेल, ठीक है, वो हमने इसका डेफिनेशन लिखा कि ये जो है वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें तो मैंने सिंपली वहां पर बताया था कि वहां पे एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स होती है। अब हम क्या करते हैं कि गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हमने क्या किया कि वो जो टेम्परेचर चेंज हो रहा था उस टेम्परेचर का यूटिलाइज करके हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। यानी हुआ क्या कि हमने क्या किया कि जो हमारा बीकर था, उस बीकर के अंदर हमने क्या किया कि अलग अलग हमने क्या लिए, दो सॉल्यूशन लिए और उनके बीच अंदर क्या लगा दिए, उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स हमने इनके अंदर फिट कर दिए। ठीक है, जैसे एक ये बीकर लिया और एक ये बीकर लिया। ठीक है, ये दो बीकर हमने यहां पे लिए। इस एक बीकर के अंदर हमने यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया है, ये हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, और यहां पर हमने एक कैथोड लगा दिया या एक इलेक्ट्रोड और लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर हमने इसके अंदर सॉल्यूशन को पोर किया। इट इज जिंक सल्फेट। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि हम पर्टिकुलर जिंक सल्फेट के अंदर ये जिंक का रोड डुबा दिया है। मैं आगे चलकर आपको ये भी बता दूंगा कि भाई इन सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम ऐसे ही कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट यूज में नहीं ले सकते। ठीक है भाई, हमने जिंक सल्फेट ही क्यों यूज लिया जिंक के रोड के साथ। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर ये हमारे पास कॉपर का रोड है, ओके, और इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को पोर किया। ओके, सो इट इज कॉपर सल्फेट, CuSO4 है एक्वस मीडियम में। तो इस तरीके से हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने इस तरीके का ऑब्जर्वेशन किया है। अब इसको धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो इन दोनों को ही हमने क्या करा कि इसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स हो रही है, तो हमने इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बल्ब ऐसा ही होता है शायद, इस तरीके का बल्ब है ये। ठीक है, आप बना लीजिएगा। बल्ब बनाने में मैं थोड़ा सा कमजोर हूं। ये बल्ब है, कनेक्ट हो गया। क्या हुआ कि यहां से जो पहले हम एक ही बीकर में करवा रहे थे, अब उसको दो अलग अलग बीकर में लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने देखा कि जैसे इसको वायर से कनेक्ट किया, ये जो बल्ब है उसमें स्टार्टिंग होगी क्या, बबलिंग, यस और नॉट।
यानी ये बल्ब क्या हो गया, लाइटिंग हो गई इसके अंदर, ये बल्ब जल गया। अब देखो हमने क्या किया, इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, देखो सिंपली बात, अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इट इज जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, Zn इलेक्ट्रोड एंड दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड। तो हुआ क्या, देखो अगर हम बात करें इसके अंदर जिंक सल्फेट के लिए, तो हमें पता है कि जिंक सल्फेट जो होता है वो बेसिकली Zn+2 में कन्वर्ट होता है और प्लस में यहाँ पर सल्फेट 2-। अगर हम बात करें इनिशियल स्टेज की, यानी इनिशियली स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ जिंक+2 आयंस जो हैं एक्वस मीडियम में, उनका कंसंट्रेशन बराबर था सल्फेट के आयंस के बराबर, स्टार्टिंग में इनिशियली जब कुछ भी नहीं था, यस और नॉट। तो इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर था, यानी यहाँ पर आयंस और +2 और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही क्या थे, सेम थे। तो दोनों में यहाँ पर अगर देखें तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये पर्टिकुलर सोल्यूशन था। लेकिन जैसे ही जिंक का रोड इसमें डाला गया तो जिंक धीरे धीरे कहाँ आना शुरू होगा, इसके अंदर, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू होगा। कौन, जिंक। वो धीरे धीरे क्या होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, यानी जिंक कंटिन्यूसली जो सॉलिड है इट इज कन्वर्ट इनटू द जिंक+2 इन एक्वस मीडियम एंड प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक चीज ध्यान में रखो कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इस इलेक्ट्रोड में। कहाँ रहेंगे, इस इलेक्ट्रोड में। यानी अगर हम देखें तो यहां पर क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर जिंक से, इस पर्टिकुलर जिंक से, सॉलिड से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और ये जो जिंक+2 है वो कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो गए, यहाँ पर इंक्रीज हो गए, यस और नॉट, कि कंटिन्यूसली धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहेगा जिंक+2 में। ऑब्वियस सी बात है, तो इस रोड के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी ये कैसा चार्ज हो जाएगा, धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। वही अगर हम इधर के साइड में बात करते हैं तो इधर क्या हुआ, हमें पता है कि कॉपर सल्फेट जो है एक्वस वाला, इट इज कन्वर्ट इनटू द कॉपर+2 इन एक्वस मीडियम एंड प्लस ऑफ सल्फेट इन एक्वस मीडियम। क्या आप सभी लोग मेरी इस बात से एग्री हैं, यस और नॉट। तो अगर हम देखें यहां पर तो क्या हुआ कि इस कॉपर सल्फेट के अंदर हमने देखा कि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर आ रहे हैं, वायर के थ्रू इधर आ रहे हैं, यानी ये नेगेटिवली टर्मिनल है तो इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, इधर की साइड में आ रहे हैं। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके पास में क्या है, कैटायन है, या मैं बोलूं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके कहाँ आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। देखो ये भी मैं बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ही ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो कॉपर+2 का इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी कंपैरेटिवली अगर हम बात करें जिंक+2 से तो वो ज्यादा है, तभी ये बेचारा इधर से इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये रिवर्स होता कि भाई कॉपर+2 का इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर जिंक+2 से कम होती तो ऑटोमेटिकली फ्लो कैसा होता, इधर की साइड में होता, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो स्टार्टिंग में इसके पास भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी स्टार्ट में इसके पास भी रही होगी। यानी इनिशियल वे में अगर हम बात करें तो स्टार्ट में यहाँ पर कॉपर+2 आयंस एक्वस मीडियम में जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो सल्फेट आयंस के बराबर ही थी। स्टार्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही थे ये लोग स्टार्टिंग में। फर्दर हमने देखा कि जैसे जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कॉपर+2 आयंस क्या हो रहे हैं, कॉपर+2 आयंस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहे हैं कि डिक्रीमेंट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यस और नॉट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है,
इंक्रीज होता जा रहा है। चलिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर +2 जो है एक्वस मीडियम में वो धीरे धीरे 2-2 इलेक्ट्रॉन लेता जा रहा है और वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़े टाइम बाद में कि धीरे धीरे इस जगह पर कॉपर जमा होना शुरू हो जाता है, रेडिश ब्राउन। आपने घर पे तांबे का लोटा वगैरह यूज किया होगा, है ना, या मंदिर वगैरह में जो लोटा देखते हैं हम लोग रखते हैं वही सेम टू सेम। तो रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पर कॉपर जो है वो आपका डिपॉजिट होना शुरू कर देता है। ओके, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि ये सब चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। तो अगर हम देखें कि भाई इस प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर, इसको नंबरिंग कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा आसान रहे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हम देख रहे हैं कि हम देखें तो यहाँ से जिंक +2 बन रहा है, तो हम ऐसा देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली वे में कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और वहां पर अगर हम देखें तो इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन को लेना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को देना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम एनोड और कैथोड की बात करते हैं इस जगह पर, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो टर्मिनल है इट इज एनोड, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि नेगेटिव हो गया है ये, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, कैथोड है। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव है। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वायर में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉपर का चार्ज क्या होता गया, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज क्या होता गया, बढ़ता गया बढ़ता गया, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स ने इसको खत्म कर दिया। ओके, तो बात ये आती है यहाँ पर क्या कि अगर हम बात करें कि ये सेल को कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया, तो अगर हम इसको चलाने की कोशिश करें, जैसे हम घड़ी के सेल होते हैं या फिर हमारे जो क्लॉक के सेल होते हैं, उनको अगर हम देखें बेसिकली जैसे रिमोट वगैरह के सेल है, तो वो एक सेल जो होता है वो काफ़ी टाइम तक चल जाता है, यस और नॉट, यानी 5-6 महीने तक चला जाता है। नहीं चलता तो हम क्या करते हैं, उसको ठोकने लग जाते हैं सब, ठप ठप ठप, है ना। तो शायद उसके अंदर से कुछ आयंस वायंस, देखो आयंस की वजह से क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो हो सकता है जो केमिकल रिएक्शन उसमें रुक गई थी, तो आप उसको ठोका पीनी करके क्या कर लेते हो, उसको वापस से लगा के देखते हो तो वो थोड़ा बहुत वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये सब हम बेसिकली डेली लाइफ में करते भी हैं, यस और नॉट। ऐसे उसको पर्टिकुलर रिमोट को ऐसे ऐसे करते हैं, ठोकते हैं, क्या पता उसमें से करंट जनरेट हो जाए और रिमोट काम करना लग जाए। बेसिकली कभी कभी तो काम करने भी लग जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें रिएक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सो मैं ये बोला था कि अगर हम जो हमारा सेल होता है, अगर उस सेल को अगर आप पर्टिकुलर आपका जो भी रिमोट है या बैटरी है, जो टॉर्च है, उसके अंदर अगर आप लगाते हो तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे टाइम तक वो उसका इफेक्ट रहता है, यस और नो। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सेल को अगर उसमें लगा देंगे तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे इस पर्टिकुलर सेल को अगर आपने उसमें लगाया तो लगाते ही क्या होगा कि वो 1-2 मिनट ही चलेगा, यानी ये बल्ब जो है वो 1-2 मिनट ही जलेगा और बुझ जाएगा, यस और नॉट, वापस से डार्कनेस हो जाएगी। तो हम जो सेल लेके आते हैं वो तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, तो ये भी उसी हिसाब से वर्क करना चाहिए। चलिए देखिए मैं बताता हूँ एक सीन इसके पीछे क्या है। अब होता क्या है, देखो अगर हम बात करें कि यहाँ पर आयंस का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आयंस जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं कहाँ, इस वायर के अंदर। और अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि ये तो स्टार्टिंग पोजीशन था, इसमें जिंक +2 जो है वो ऑब्वियस सी बात है थोड़े टाइम बाद में क्या होगा कि इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
वही अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि सल्फेट आयंस जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यस और नॉट, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? क्यों सल्फेट आयन क्यों इंक्रीज होंगे? क्योंकि कॉपर तो डिपॉजिट हो रहा है ना, कॉपर तो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, बचा कौन सॉल्यूशन के अंदर? सल्फेट आयन। तो होगा ये कि जैसे जैसे पॉजिटिव आयन बढ़ेगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या वो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इस वायर में से फ्लो होने देगा? नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज, हाईली पॉजिटिवली चार्ज ये सॉल्यूशन उस इलेक्ट्रॉन को वहीं कैच करके रहेगा, अपने पास में ही वो इस वायर में फ्लो ही नहीं होने देगा। वहीं अगर यहाँ पर अगर हम बात करें भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच रहा है तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा सॉल्यूशन, तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ नहीं पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़े टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए चलेगी और फिर वो बंद हो जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा तो करंट आएगा नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमको ये सेल को और ज़्यादा मॉडिफाई करना है, यानी और लंबे टाइम तक चलाना है, तो इसके अंदर कुछ और चेंजेस हमको करने पड़ेंगे, यस और नॉट। चलिए, अगर हम किसी भी तरीके से इन इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा देते हैं, अगर हम किसी भी तरीके से इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा देते हैं तो हमारा ये सेल वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो Zn+2 है वो जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, उस पर्टिकुलर Zn+2 को हमको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ताकि वो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स पे अपना अट्रैक्शन ना लगा पाए। सेम टू सेम यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो सल्फेट आयन है जो इंक्रीज हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ डाल दूँ जिससे सल्फेट आयन कंज्यूम हो जाए, या मैं बोलूँ नेगेटिव चार्ज जो सॉल्यूशन के अंदर डेवलप हुआ है अगर वो कंज्यूम हो जाए, न्यूट्रल बन जाए, तो ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यस और नॉट। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की कि जैसे जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आ रहा है, जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, सॉल्यूशन कैसा होगा, कैटायनिक टाइप का, जबकि यहाँ पर ये कैसा सॉल्यूशन होगा, एनायनिक सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिए, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। वही अगर हम इसकी बारे में बात करें कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन के लिए, तो ये नेगेटिव चार्ज्ड होता है। ये मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें किसकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में बेसिकली कि अगर हम एक गैल्वेनिक सेल में बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसा चार्ज होता है उसका, इलेक्ट्रोलाइट कैसा चार्जेबल होता है उसका, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि कैथोड जो है उसका पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। चलिए अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर दूं तो मेरा इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, इधर से इधर जाना शुरू हो जाएगा। चलिए अगर मैं इस फ्लो के लिए यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, मैं इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ बल्ब, ठीक है। और इधर से इधर क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सॉरी फ्लो ऑफ करंट, इधर से इधर करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर एक यू शेप की क्या लगाई है, ट्यूब लगाई है। ये यू ट्यूब नहीं है, ये यू शेप की ट्यूब है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब इसके अंदर हमने क्या करा कि एक सॉल्यूशन भर दिया जो क्या करता है, आयंस को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब इन आयंस का काम क्या होता है, लाइक KCl हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो KCl ऑब्वियस सी बात है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये K+ और Cl- के अंदर ब्रेक होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जैसे जैसे Zn+2 बढ़ रहा है तो ये इसको सप्लाई कर देगा, क्या ये हमको सप्लाई करेगा, क्या Cl-, क्या सप्लाई करेगा, Cl-। अब ये Cl- तुरंत Zn+2 से रिएक्ट करके इसको क्या बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे, यस और नॉट। तो 5 नंबर में आप ये भी लिख सकते हो कि Zn+2 जो है वो धीरे धीरे Cl- एक्वस से रिएक्शन करके कैसा बना देगा, इसको ZnCl2 बना देगा।
अब ZnCl2 बन जाएगा तो ये Zn आयन पॉजिटिव आयन को क्रिएट नहीं होने देगा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकेगा नहीं, करंट आता जाएगा। सेम टू सेम अगर यहाँ पर बात करें तो सल्फेट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, K+ आ जाएगा। अब इस K+ आने की वजह से क्या हो जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं 5 नंबर में कि यहाँ पर K पॉजिटिव जो है 2 ले लीजिए, बैलेंस कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये सल्फेट एक्वस के अंदर जो है, ये भी एक्वस के अंदर है, ये मिल करके यहाँ से K2SO4 बना लेंगे ऑटोमेटिकली। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर सल्फेट आयन कंज्यूम हो रहा है, ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकेगा नहीं और ये यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, ये एक सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सर्किट को इंटरनली कंप्लीट करना। ये जो सर्किट है ऊपर वाला, ये एक्सटर्नली कंप्लीट है, एक्सटर्नली कंप्लीटेड सर्किट, ठीक है। और ये जो है वो कैसा है, इंटरनली कंप्लीटेड सर्किट। आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि सॉल्ट ब्रिज का बेसिक काम क्या होता है कि सर्किट को इंटरनली कंप्लीट करना, और साथ में ही इसके अंदर हम एक ऐसा पर्टिकुलर सॉल्ट डालते हैं जो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है जो क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जनरेट करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ये आयंस को यहाँ पर हम लोग एक सॉल्यूशन भरा जाता है जिसको बोलते हैं हम अगार अगार सॉल्यूशन, ठीक है, अगार अगार सॉल्यूशन, जो एक जेलेटिन टाइप का सॉल्यूशन होता है। कहने का मतलब ये है कि ये इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमने भरा है K+ और Cl- का, ये इसके अंदर डायरेक्टली क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से, जैसे आप देख रहे हो यू शेप की वजह से डायरेक्टली इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर गिर नहीं जाए, इसी पर्टिकुलर सीन को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं, अगार अगार सॉल्यूशन रखते हैं जो जिलेटिन टाइप का होता है, जो इनडायरेक्टली सीधा इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर इसको गिरने नहीं देता है। जैसे ही कोई आयंस की कमी होगी तुरंत ये क्या कर लेगा, उसको ये अपना जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सप्लाई कर देगा। तो ये पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल है जिसमें आपको एक चीज पता चल गई होगी कि एनोड इज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ द गैल्वेनिक सेल। तो आप कभी भी इस तरीके से आप माइंडसेट मत कर लीजिए, क्योंकि अगर हम बात करें छोटी क्लासेस की, तो छोटी क्लासेस में हम बेसिकली यही देखते हैं, हमें यही पढ़ाया जाता है क्या कि वो कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उस टाइम की अगर हम बात करें तो वहाँ उस पर्टिकुलर क्लास के लिए वो चीज़ हमारे लिए सही होती है। लेकिन अब थोड़ा हम हायर क्लास में आ गए हैं तो अब थोड़ी चीज़ें जो है वो ब्रॉडली लेवल पे होंगी, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्टिकुलर कैथोड एंड व्हाट इज़ द पर्टिकुलर एनोड। तो आप बेसिकली क्या ध्यान में रखोगे, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और अगर हम बात करें किसकी, कैथोड की, तो इसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। अब अगर हम इन दोनों रिएक्शन में अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ये वाले, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो ये यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ आ रहे हैं, अगर हम पूरे सर्किट को एक साथ लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसको पहले नोट करो सभी लोग, फिर हम इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं क्या होता है इसका रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन अगर हम इसमें देखें तो क्या केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हुई है। जिंक जो था सॉलिड फॉर्म में और कॉपर जो था एक्वस फॉर्म में, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और उसी 2 इलेक्ट्रॉन को किसने लपक लिया, कॉपर ने, सॉलिड फॉर्म में। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग हाफ, यानी एनोड की रिएक्शन को अलग लिख लो, कैथोड की रिएक्शन को अलग लिख लो और दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद आपको फाइनली रिएक्शन क्या मिलेगी, ये वाली, ठीक है। तो ये गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। फर्दर है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको हम आगे की क्लासेस में डील करेंगे। लाइक अगर हम बात करें कि हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो एनोड है या कैथोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड, उसके साथ में एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो ये सब मैं आगे क्लास में आपको डिफाइन करूंगा कि भाई ये बल्ब जो है वो कैसे जल गया, ये तो मैंने आज बता दिया। लेकिन वही अगर हम यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दें तो उस वोल्टमीटर के दौरान अगर हम इसको मेजर करने की कोशिश करें कि कितना वोल्ट इसके अंदर सप्लाई हुआ है,
तो वो सब चीज़ें हम आगे की क्लासेस में डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखते रहें और अपने आप में एक जो होता है ना क्या जोश जिसको कहते हैं, तो वो अपने आप में डेवलप कीजिए और धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सही हो जाएंगी। किसी को कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को रेगुलरली फॉलो करते रहो। अगर आप चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। यस और नो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।